मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जैसे यूपी पुलिस में हिंदी का एक अहम रोल होता है, तो आज मैं हिंदी की क्लास शुरू कराने वाला हूं। देखिए, अब चाहे यूपी पुलिस में आए वो हिंदी, चाहे वो यूपी एसआई में आए, चाहे XYZ किसी भी एग्जाम में आए, अगर जिस एग्जाम में हिंदी आएगी तो उसी एग्जाम में आपको मैं ऐसा नहीं कि यानी एक प्रॉपर ही इस एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं हिंदी एक इतनी डीपली लेकर आप इतनी डीपली हिंदी करा दूंगा कि चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, हिंदी उससे बाहर कहीं नहीं जाएगी। चाहे आप यूपी कांस्टेबल में बैठे, चाहे आप यूपी एसआई में बैठ जाएं, ठीक है। तो हिंदी मैं बिल्कुल इतने डीपली लेकर पढ़ाऊंगा, इतना डीपली पढ़ा दूंगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, बेधड़क बेझिझक होकर किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, लेकिन एक मेहनत के साथ, लगन के साथ आप बराबर पढ़ते रहिए और बराबर नोट्स बनाते हुए चलना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास हमारी फर्स्ट है, तो सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कि जितनी ज्यादा हो सके, ताकि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए, आज हमारा हिंदी का पहला ही चैप्टर वर्णमाला, वर्णमाला से आज हम स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। आपने अब से पहले भी हमारी और भी क्लास ली होंगी। ये गारंटीड रहेगा कि आपने चाहे कहीं से भी हिंदी पढ़ी हो, मैं आपको इतना डीपली लेकर कराऊंगा, इतना डीपली पढ़ाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने चाहे कहीं से भी हिंदी पढ़ी हो, लेकिन इतनी डीपली आज तक नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं। वर्णमाला, प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर का नाम है वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला जो है, वर्ण कितने सेशन में बटा हुआ है, तो 5 सेशनों में है। नंबर 1 वर्ण के भेद, नंबर 2 वर्णों का उच्चारण स्थान, नंबर 3 वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग, नंबर 4 हिंदी शब्दकोश में वर्ण व शब्दों का स्थान, नंबर 5 प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो इन 5 सेशनों में हमने पूरी वर्णमाला को कंप्लीट करेंगे। अब ऐसे तो बहुत होते हैं कि आपने पढ़ा होगा, सिर्फ वर्ण के भेद पढ़ लिए और पूरी वर्णमाला कंप्लीट कर ली। ऐसा नहीं कि वर्ण पढ़ लिए तो पूरी वर्णमाला कंप्लीट नहीं। अगर वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला कितने सेशनों पर टिकी हुई है, हम पूरे डीपली लेकर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो वर्णमाला में कितने सेशन होता है? 5। इन 5 सेशनों को हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो आप बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलना एक तरफ से। देखिए, सबसे पहला वर्ण, जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। क्लियर? अक्षर, जिसे नष्ट ना किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। नंबर 3 ध्वनि, प्रत्येक, ये वर्ण लिख रहा है यहां पर, प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को ही ध्वनि कहते हैं।
ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करें इन तीनों में जो वर्ण है, अक्षर और ध्वनि है। तो ध्वनि जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अगर बात करें वर्ण सबसे छोटी यानी लिखित इकाई कौन सी होती है? वर्ण। और अक्षर जो बोलते हैं वो मौखिक इकाई होती है। तो अगर आपसे पेपर में एग्जाम में अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि बताइए सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि। वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। वर्ण, अगर हम बात करें वर्ण, तो वर्ण क्या है? ये वर्ण जो है एक लिखित इकाई है। क्या है? लिखित इकाई। और अक्षर जो है ये एक मौखिक इकाई है। क्लियर है? देखिए अब आपको मैं समझाऊं भी। जैसे ध्वनि, अगर हम कोई भी वर्ण है, अक्षर है, हम अगर मैंने कहा ये मैंने एक वर्ण लिखा, क्या है? तो ये लिखने के लिए तो एक वर्ण है, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो बोलने, देखो ये कह रहा मौखिक इकाई, तो मौखिक अगर हम बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे कि एक अक्षर है। लिखित इकाई पर है, यानी अगर हम लिखे, लिखने की लिखित इकाई पर क्या कहेंगे? वर्ण। लेकिन अगर हम बोलेंगे तो बोलने पर कहेंगे एक अक्षर है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? आओ, जैसे 2021 वाले यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रम में लगाइए, तो आरोही क्रम बोलते हैं बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम बोलते हैं घटता क्रम। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इन सभी को आरोही क्रम में लगाया है, और आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। क्लियर? देखिए सबसे पहले यानी सबसे छोटी क्या? वर्ण। सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि। ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्दांश, शब्दांश के बाद शब्द, और शब्द के बाद पद, पद के बाद पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य, और उपवाक्य का ही दूसरा नाम है प्रिय विद्यार्थियों, ये वाक्यांश लिख रहा, वाक्यांश का ही दूसरा नाम है ये उपवाक्य। वाक्यांश का ही दूसरा नाम उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ा होता है वाक्य, वाक्य से बड़ा होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद से बड़ा होता है अध्याय, अध्याय से बड़ा होता है रचना, रचना से बड़ा ग्रंथ, ग्रंथ से बड़ा पुस्तक, पुस्तक से बड़ी काव्य, और काव्य से बड़ी महाकाव्य। क्लियर है? तो टाइपिंग, ये जो टाइपिंग टाइप राइटर में यानी जो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इन्हें मैं एक बार अपने आप लिख देता हूं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्दांश, अक्षर के बाद शब्दांश, शब्दांश के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद पदबंध, पदबंध, और पदबंध के बाद वाक्यांश। क्या है? पदबंध के बाद क्या है? वाक्यांश। और वाक्यांश का दूसरा नाम ही उपवाक्य है। वाक्यांश का दूसरा नाम ही उपवाक्य है, और वाक्य उपवाक्य से बड़ा होता है वाक्य, वाक्य से बड़ा होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद से बड़ा होता है अध्याय, अध्याय से बड़ा रचना, रचना से बड़ा ग्रंथ,
क्या? ग्रंथ। ग्रंथ से बड़ा पुस्तक, क्या? पुस्तक। पुस्तक से बड़े काव्य, काव्य से बड़ा महाकाव्य। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, सभी स्टूडेंट पहले इसको नोट कर लीजिए क्रम से, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लेता है 4-5 शब्द देकर हमसे पूछेगा कि इन्हें क्रम में लगाइए, या आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। तो आपको सभी को याद रखना है, सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से बड़ा वर्ण, वर्ण से बड़ा अक्षर, शब्दांश, शब्द, पद, पदबंध, वाक्यांश, वाक्यांश का दूसरा नाम है उपवाक्य, फिर वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, रचना, ग्रंथ, पुस्तक, काव्य, महाकाव्य। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? सभी ने नोट कर लिया होगा? कर लिया? तो देखिए इससे आगे चलिए। वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण, और नंबर 3 अयोगवाह वर्ण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें स्वर वर्ण तो वो कौन सा है? ए। अगर हम व्यंजन की बात करें, व्यंजन वर्ण कौन सा है? के। और अयोगवाह कौन सा वर्ण है? तो अयोगवाह तो ये 2 ही होते हैं। अयोगवाह 2 ही अक्षर होते हैं जो आपके सामने हैं। क्लियर? चले तो वर्ण के कितने भेद हैं? 3। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर वर्ण देखिए, अब स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाए वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से किए जाए स्वर वर्ण कहलाते हैं, यानी बोलने में किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़े तो क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्लियर? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है उन्हें ही स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो देखिए स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? 11। स्वर वर्ण की हिंदी में संख्या कितनी होती है? 11। और संस्कृत में कितनी होती है? 13। क्लियर? अब 13 कैसे होती है और 11 कैसे होती है तो मैं आपको यह भी समझाऊंगा। देखो, जब 13 अगर हम काउंट करते हैं और 11 जब काउंट करते हैं तो कैसे कैसे हमें काउंटिंग करनी होती है। देखिए ये एक नहीं है, यहां 11 लिखना है आपको। स्वर वर्ण के हिंदी में संख्या, तो हिंदी में कितनी संख्या होती है? 11। तो प्यारे विद्यार्थी जब हम 11 काउंटिंग करते हैं स्वर वर्ण की तो कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एपेडी, ऐपैनक, ओपोखली, ओपोरत। क्लियर? और ये एक ऋषि, ये रीचा वाला है रे, और एक ये यहां तक तो हो गए 11। देखिए ये हिंदी में है स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। अब ये जो 2 हैं ये कौन कौन से हैं? लेकिन ये प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ संस्कृत में ही यूज होते हैं। किसमें? संस्कृत में यूज होते हैं। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं तो बड़ा ऋषि है ये इस तरीके से, एक तो होता है ऋण, ठीक, ये जो ऋण वाला है रे, तो ये वाला है। फिर ये कौन सा है? तो ये बड़ा है, जैसे कि मैं कहूं रीचा, रीचा जो इसमें लिखा जाता है रीचा में, ये वाला है। अब ये रे कौन सा है?
ये जो है मैंने ले पे लगा रखा, ले पे जो रे लगा रखा है, तो ये मत सोचना ले के नीचे रे होता, नहीं, ये रे होता कौन सा, देखना आपने जैसे देखा होगा किरम इस तरीके से लिखता, लेकिन ये वाला रे नहीं है, ये तो गलत है। ये वाला जो रे है वो कौन सा है, आपने देखा होगा लिखा जाता है जैसे कि तृण, ये वाला, ठीक। और भी मैं लिखूं पितृण या पितृण, देखिए तो ये जो है ये इधर वाला जो एक तो होता है, जैसे हम लिख दें किरम, तो ये वाला नहीं है, ऋण होगा यानी तृण होगा, पितृण होगा, या और भी मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पर और भी लिखूं, जैसे मैं कहने लग जाऊं कृपया, ठीक है। तो ये जो रे है ये वाला है, मैं लिखने लग जाऊं कृपा, ठीक है। तो कौन सा है, ये है। बात समझ में आ गई। तो हिंदी में भी और संस्कृत में भी स्वर वर्ण की संख्या पहचान में आ गई। हिंदी में होते हैं 11, संस्कृत में होते हैं 13 वर्ण। जो स्वरों की संख्या होती है संस्कृत में कितनी, 13, और हिंदी में 11। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण जो हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों 4 भेद हैं। 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहला नंबर 1, मात्रा या उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। अगर स्वर के भेद कहें तो 4, लेकिन मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर लगने वाले स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3। फिर समझना, स्वर वर्ण के भेद होते हैं 4, लेकिन मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। अब जो मात्रा या उच्चारण या समय के आधार पर जो 3 भेद होते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम ही लघु स्वर। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम ही लघु स्वर, और इसको एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं को चौथा नाम है इनका मूल स्वर। क्या, मूल स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बताइए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। कितने, 4। वो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो देखिए ए, छोटी ई, छोटा ओ और ये ऋषि, ये 4 अक्षर हैं जो ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। ये 4 है अक्षर। क्लियर। तो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ये 4 अक्षर होते हैं। ए, छोटी ई, छोटा ओ और ये ऋषि। तो संख्या कितनी है, अगर एग्जाम में पूछ ली जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4। क्लियर। इससे आगे चलते हैं। नंबर 2, जो ये मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, तो उनमें से कौन सा हो गया, 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। तो चलिए दीर्घ स्वर, तो ये यहां दीर्घ लिख रहा है, ये गलत है, जबकि क्या है, ये दीर्घ स्वर। ठीक है, इस तरीके से लिखना आपको, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है बड़े स्वर, द्विमात्रिक स्वर। देख रहे हैं, ये गलत लिख रहा है, ये लिख रहा है द्विमात्रिक। इस तरीके से लिख दीजिए, द्विमात्रिक स्वर। ठीक है। तीसरा नाम ही संधि या संयुक्त स्वर। संधि या संयुक्त स्वर। तो देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, या दीर्घ स्वर का दूसरा नाम ही, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम बड़े स्वर या
द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर या संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है प्यारे विद्यार्थियों 7। अगर क्वेश्चन आ जाए बताइए संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो 7। बताइए दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7। बताइए द्विमात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो 7। आई बात समझ में? अब होते कौन कौन से हैं ये द्विमात्रिक स्वर? तो ये बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ। तो 7 अक्षर हैं जो द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। क्लियर? इनमें से ये 3 अक्षर ऐसे भी हैं जो जिनको हम सजातीय के नाम से बोलते हैं। सजातीय स्वर। ठीक, अब सजातीय स्वर कैसे हैं देखिए। जैसे मैं कहूं ए प्लस ए, दोनों के मिलाने से क्या बनता है? अ। एक समान जाति, सजातीय का मतलब एक समान जाति से बने हुए हैं ये दोनों अक्षर। ये अक्षर जो बना है ये अक्षर दोनों समान जातियों से, समान अक्षरों से बना हुआ है। अगर हम बात करें देखिए आगे, छोटी ई मिलकर क्या बन जाती है? बड़ी ई। तो ये भी सजातीय। बात करें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बन जाता है बड़ा ऊ। तो ये 3 होते हैं सजातीय स्वर। और जो 4 बचे इनको क्या नाम देंगे? विजातीय स्वर। इनको क्या नाम देंगे? विजातीय स्वर, विजातीय स्वर या विषम जातीय स्वर, विषम जातीय स्वर। क्लियर? लेकिन ये सब कुछ आगे लिखा मिलेगा आपको। देखिए स्वर, अगर बात करें स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो भेद होते हैं 4। ठीक, लेकिन देखिए जो 4 बताए हैं, लेकिन उसके आधार पर देखिए स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 4। लेकिन अगर हम बात करें उच्चारण या मात्रा या समय के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो देखिए हमने ह्रस्व स्वर भी पढ़ लिया, दीर्घ स्वर भी पढ़ लिया। अब चलते हैं नंबर 3 प्लुत स्वर। देखिए नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का ही दूसरा नाम है विशाल स्वर। इसको त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है और इसको पवित्र स्वर भी कहा जाता है। क्या? पवित्र स्वर भी कहा जाता है। क्लियर है? अब आपको मैंने तीनों समझा दिए। नंबर 1 मूल ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखिए ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है? इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, इसको प्लुत स्वर भी कहते हैं, या विशाल स्वर भी कहते हैं, या पवित्र स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? 7। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। तो 4 और 7 कितने हो गए स्वर? 11। लेकिन हमने इनका अलग अलग नाम ही क्यों रखा? जैसे ह्रस्व स्वर जिसमें बोलने में बहुत कम समय लगता हो, एक मात्रिक स्वर ए। कितना? ए। जैसे बोलिए आप ए, जितना भी समय लगा उससे बिल्कुल दुगना समय लगेगा दीर्घ स्वर में, उससे दुगना। अगर हमने इसमें बोला ए तो यहां क्या बोला जाएगा? आ।
क्या बोला जाएगा? आ। तो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर में, और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर में। ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर में। जैसे मैंने कहा ओम, तो देखना इससे दुगना लगा ए, ऐसे दुगना आ, और इससे भी 3 गुना ओम। ओम, तो बोलने में लगा 3 गुना समय। क्लियर? तो पहचान होगी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। चले आगे, चलिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिए जो मैंने आपको बताया था, संधि स्वर या संयुक्त स्वर में सजातीय और विजातीय भी होते हैं। अब सजातीय कौन से होते हैं, विजातीय कौन से होते हैं? तो संधि स्वर या संयुक्त स्वर में सजातीय स्वर होते हैं कितने? 3। कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 3। तो देखिए ये समान अक्षर से बने हैं, ए प्लस ए, दोनों समान से बने हैं, बन क्या गया? अ। ई, छोटी ई और छोटी मिलकर बड़ी, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। तो समान अक्षर से बने हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? इससे आगे चलते हैं, विजातीय या विषम स्वर किसे कहते हैं? देखिए विजातीय या विषम स्वर, देखिए विजातीय स्वर या विषम जातीय स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अगर हम बात करें ये जो ए बना है, ये जो ए किस किस से मिलकर बना है, तो देखिए ए प्लस ई, ए प्लस ई, इन दोनों से मिलकर ए बन गया। आप बोलकर भी देख सकते हो, ए प्लस ई, ए प्लस ई, आई, देखो ए प्लस ई, ए प्लस ई, ए, देखियो ए तो ये रहा, ए और ई और लगा दो, ए और ई, तो मैं क्या बन गया? ए। लेकिन अगर हम बात करें इस बड़े ए की, आई पे डी, आई पे एनक, इसमें देखिए ये किस किस से मिलकर बना है? जिससे ये बना है, यानी ये अक्षर तो आने ही है, ए प्लस यहां अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ए पे एडी, देखिए तो क्या आएगा यहां? अगर हम बात करें ओ की, ये किस किस से मिलकर बना है? तो आप देखिए ओ, तो ओ किससे मिलकर बना है? ए प्लस ओ, बन गया ना, ए प्लस ओ। लेकिन अगर हम बड़े ओ की बात करें तो इसमें ए प्लस छोटा ओ। अब ये चारों जो अक्षर हैं, देखिए अलग अलग अक्षरों से मिलकर बने हैं। ये अलग अक्षर है, ये अलग अक्षर है, तो दोनों मिलकर अलग बने हैं, तो इसलिए विषम जातीय या विजातीय स्वर। देखिए ये अलग अक्षर है, ये अलग अक्षर है, ये बना, ये भी अलग अक्षर, ये भी अलग अक्षर, ये बना, ये भी अलग, ये भी अलग, तो ये बना। अगर अलग अलग अक्षरों से मिलकर बने हैं तो उसे हम विषम जातीय या विजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। है तो सारे स्वर ही, इसलिए स्वर नाम दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग अक्षर हैं तो इसलिए विषम या विजातीय स्वर बोलते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन अगर आ जाए विषम जातीय या विषम जातीय या विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों 4 होती है। ठीक है, चले आगे की तरफ। तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। अब वो तीनों हो गए हैं कौन कौन से? तीनों हो गए हैं कौन कौन से? ह्रस्व स्वर,
ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ठीक है, तो तीनों उच्चारण, मात्रा या समय के आधार पर स्वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। ये 3 तो कंप्लीट हो गए, लेकिन स्वर वर्ण के भेद होते हैं 4। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर 2 ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2। नंबर 1 वृत्ताकार स्वर, नंबर 2 अवृत्ताकार स्वर। नंबर 1 वृत्ताकार स्वर, नंबर 2 अवृत्ताकार स्वर। अब वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनको बोलने में होठ वृत्त जैसे गोल हो जाएं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाएं, यानी वृत्त की तरह गोल हो जाएं, तो वृत्ताकार। जिनको बोलने में गोल नहीं हो पाए, अवृत्ताकार। देखो, जैसे मैं आपको कहूं, आप बोलिए ओ, देखो आप बोलिए, इनमें से आप कोई सा भी बोलिए, ऊ, तो देखना होठ गोल हो रहे, ऊ। इसको बोलना पड़े ऊ को, ओ, तो क्या हो गया? होठ गोल हो गए। तो इन दोनों को बोलने में भी होठ गोल हो गए, यानी गोल होने पर वृत्ताकार। अब आप इनसे आगे बोलिए, ओ, तो आप इनको बोल लो ओ या ओ, तो होठ गोल हो रहे ना। बोल के देखिए, आप एक बार बोल के देखिए, चाहे आप ओ बोल दो चाहे ओ बोल दो, तो होठ तो बिल्कुल गोल है। तो जिनको बोलने में होठ गोल हो जाए, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिनके बोलने में होठ गोल ना हो, अवृत्ताकार। जैसे ए, देखना ए, होठ कहां गोल हो रहे हैं? आ ना हो रहे ना। ई या ई, ऋषि, ए, कुछ हुआ क्या? तो ये 7 स्वर होते हैं जो अवृत्ताकार होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर ऐसे होते हैं जो अवृत्ताकार होते हैं, और 4 स्वर ऐसे होते हैं जो वृत्ताकार होते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार में दोनों ऊ और दोनों ओ, अवृत्ताकार में बाकी बचे 11 में से जो 4 घटाकर बाकी बचे वो अवृत्ताकार होते हैं। आपके सामने लिख रहे हैं, क्लियर है? चलिए नंबर 3, जीवा या जीव की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। तो जीवा या जीव, जीव की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। अब 3 कौन कौन से? जो अगले जीव के अगले हिस्से से बोला जाएगा उसे बोला जाएगा अग्र स्वर। जो जीव के मध्य वाले हिस्से से बोला जाएगा उसे बोला जाएगा मध्य स्वर। जो जीव के पिछले वाले हिस्से से बोला जाएगा उसे बोला जाएगा पक्ष स्वर। ठीक है, तो जीवा या जीव की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। अग्र स्वर से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो आप देखिए ई, आप बोलकर देखिए ई, तो जीव के अगले वाले हिस्से पर जोर पड़ रहा है सिर्फ ई। देखा, ऋषि, तो जीव अगले वाली जीव का अगला हिस्सा ही बिल्कुल वो ही मुड़ रहा है, बाकी आगे पीछे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ए बोल के देखिए आप, ए, तो जीव के अगले वाले हिस्से पर जोर लग रहा।
जीभ के अगले वाले हिस्से पर जोर पड़ रहा, बाकी अदरवाइज कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसलिए ही अग्र स्वर बोलते हैं। यानी जीभ के हिस्से पर, अगले हिस्से पर प्रभाव पड़ रहा तो अग्र स्वर। मध्य स्वर, तो देखिए ये एक अक्षर ऐसा होता है मध्य स्वर, आ, ए, आप बोल के देखिए ए, जीभ के सिर्फ मध्य से। लेकिन अगर हम आ बोलेंगे, आ, ये तो ए है, अगर हम आ तो जीभ के पिछले वाले हिस्से से दुहैनी निकल लिए, यानी जीभ के पिछले वाले हिस्से पे जोर पड़ता, तो इसलिए उसे पक्ष स्वर के नाम से जानते हैं। आ, उ, ओ। देखिए आ तो भी पिछले हिस्से से जोर, ओ तो भी पिछले हिस्से से, ओ तो भी पिछले से, तो ये दोनों उ, ये दोनों ओ और आ, ये 5 ऐसे अक्षर हैं, 5 ऐसे स्वर हैं जो अगर हम जीभ के आधार पर देखें तो 5 अक्षर ऐसे हैं जो पक्ष स्वर के नाम से जाने जाते हैं, एक अक्षर ऐसा है जो मध्य स्वर के नाम से जाने जाता है। 5 और 1 6, तो बचे कितने? 5 और 1 6, होते कितने? 11, तो बचे कितने? 5। तो वो कौन से हिस्से से? अग्र स्वर से। क्लियर? तो अग्र स्वर में ये 5 अक्षर होते हैं, मध्य स्वर में 1 अक्षर होता है, पक्ष स्वर में ये 5 अक्षर होते हैं। हो गए 11। चले आगे। अब ये चौथा भेद है, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। अब मुखाकृति के आधार पर भी स्वर के कितने भेद होते हैं? 4। अब इसके भी 4 भेद देखिए। नंबर 1 संवृत स्वर, नंबर 2 विव्रत स्वर, नंबर 3 अर्ध संवृत स्वर, नंबर 4 अर्ध विव्रत। यहां अर्ध संवृत लिख दिया, अर्ध विव्रत। संवृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। क्लियर है? तो देखिए संवृत स्वर जिनको बोलने में मुंह कम खुलता हो वो संवृत स्वर कहलाते हैं। ई, ऊ, ऋषि। जिनको बोलने में ज्यादा मुंह खुलता हो विव्रत स्वर कहलाते। आ, ज्यादा मुंह खुला, आ। देखिए जिनको बोलने में कम मुंह खुलता हो संवृत स्वर, जिनको बोलने में ज्यादा मुंह खुलता हो विव्रत स्वर, और संवृत से थोड़ा कम, यानी संवृत से सिर्फ थोड़ा, अगर संवृत में थोड़ा मुंह, विव्रत में ज्यादा मुंह, संवृत से थोड़ा ज्यादा अर्ध संवृत, विव्रत से थोड़ा अर्ध विव्रत। देखिए तो ये अक्षर है विव्रत, अर्ध संवृत, अर्ध विव्रत। क्लियर? 5 6 3 8, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। हो गए 11 स्वर। कितने हो गए? 11। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इनको नोट कर लेना बिल्कुल। संवृत मुंह का कम खुलना संवृत कहलाता है, विव्रत मुख का ज्यादा खुलना विव्रत कहलाता है। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों कल से हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। तो एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूं। देखिए वर्णमाला, वर्ण को हम 5 सेशनों में पढ़ेंगे। नंबर 1 वर्ण के भेद, नंबर 2 वर्ण का उच्चारण स्थान, नंबर 3 वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग, नंबर 4 हिंदी शब्दकोश में वर्ण या शब्दों का स्थान, नंबर 5 प्रयत्न के आधार पर वर्गों का यानी वर्णों का वर्गीकरण। इसके बाद वर्ण क्या होते हैं? जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। अक्षर जिसको नष्ट ना किया जा सके अक्षर कहलाते हैं।
ध्वनि प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज होती है, ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो अक्षर है। क्लियर है? चलिए, आरोही क्रम मैंने ये आपको लिखवा ही दिया। ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्दांश, शब्द, पद, शब्द के बाद पद, पदबंध, उपवाक्य, यानी पदबंध के बाद वाक्यांश, वाक्यांश का ही दूसरा नाम उपवाक्य, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, रचना, ग्रंथ, पुस्तक, काव्य, महाकाव्य। क्लियर? वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। हस वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह वर्ण। क्लियर? स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता किया जाए स्वर वर्ण कहलाते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाए स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, संस्कृत में 13 होती है। ठीक है, तो 12वां ये हो जाता, 13वां ये। मैंने आपको लिखवाई दिए पूरे 13 के 13। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 मात्रा के आधार पर, नंबर 2 ओष्ठ के आधार पर, नंबर 3 जीवा के आधार पर, नंबर 4 मुखाकृति के आधार पर। तो मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 हस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 पद हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्लियर है? और मैंने आपको बताया संधि स्वर, यानी जैसे दीर्घ स्वर कहते हैं उसमें सजातीय और विजातीय भी होते हैं। सजातीय होते हैं 3, विजातीय होते हैं 4। इसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जिसके बोलने में वृत्त गोल हो जाए वृत्ताकार, जिसके बोलने में होठ गोल ना हो अवृत्ताकार। तो सिर्फ 4 अक्षर होते हैं, जो 4 स्वर ऐसे हैं जो वृत्ताकार कहलाते हैं, दोनों उ और दोनों ओ, और 7 अक्षर ऐसे हैं जो अवृत्ताकार होते हैं। ठीक है, इससे आगे नंबर 2 होगा ओष्ठकृति के आधार पर, नंबर 3 जीवा या जीभ के आधार पर, जीवा या जीभ के आधार पर। तो जीवा या जीभ के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। उसके बाद पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर भी स्वर के 4 भेद होते हैं, समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। क्लियर? तो मैंने आपको आज यहां तक कंप्लीट करा दिया है। समृत उसे कहते हैं जिसको बोलने में मुख कम खुलता हो, विव्रत उसे कहते हैं जिसको बोलने में मुख ज्यादा खुलता हो। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मैं बहुत अच्छे से आपको हिंदी कराने जा रहा हूं बराबर, और इतनी बहुत ही डीपली के साथ आपको कराऊंगा। कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली, बशर्ते बस एक ही शर्त है कि आप बराबर नोट डाउन करते चलना, नोट्स बराबर प्रॉपर बनाते हुए चलना। ठीक है? नोट्स में कोई लापरवाही ना करे, बराबर नोट्स रेगुलर बनाते हुए चलें। ठीक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।